कौन है सीपी राधाकृष्णन? सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। 20 अक्टूबर 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्म हुआ। राजनीतिक करियर की झलक 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी में शामिल हुए। 1996 में तमिलनाडु भाजपा के सचिव बने। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद बने। 2004 से 2007 में तमिलनाडु से भाजपा अध्यक्ष रहे। साल 2016 से 2020 में कॉयर बोर्ड अध्यक्ष रहे। 2020 से 2022 में केरल भाजपा प्रभारी रहे। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहे। कपड़ा समिति के अध्यक्ष रहे। पीएसयू और वित्त समिति के सदस्य रहे। स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच समिति के सदस्य रहे। 2004 में यूएनजीए में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बने। 93 दिन 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा। समान नागरिक संहिता, आतंकवाद उन्मूलन, नदी जोड़ो अभियान चलाया। क्रॉस वोटिंग की अटकलें या सियासत। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। बता दें कि एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। मंगलवार को हुए मतदान में 788 में से 767 सांसदों ने वोट डाला। राधाकृष्णन को 452 वोट और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 15 वोट अमान्य करार दिए गए। बता दें कि चुनाव में कम से कम 14 विपक्षी सांसदों के एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की अटकलें हैं। दरअसल एनडीए के पास 427 सांसद थे। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने राधाकृष्णन को समर्थन दिया था। इन्हें जोड़कर 438 वोट ही बनते हैं, लेकिन राधाकृष्णन को 14 ज्यादा यानी 452 वोट मिले। भाजपा का दावा है कि विपक्षी दलों की तरफ से 15 क्रॉस वोटिंग हुई है और कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर अमान्य वोट डाले। वोटिंग के बाद विपक्ष ने अपने सभी 315 सांसद एकजुट होने का दावा किया। हालांकि नतीजों में ऐसा नहीं दिखा। गौरतलब है कि राधाकृष्णन अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 2 बार कोयम्बटूर से सांसद बने। वे एक बार केंद्रीय मंत्री बनने के बेहद करीब थे, लेकिन एक जैसे नाम के कारण पार्टी प्रबंधकों से चूक गए और एक अन्य नेता पोन राधाकृष्णन को पद सौंप दिया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव 2002 से 2022 तक के मुकाबले। 2002 भैरों सिंह शेखावत एनडीए ने सुशील शिंदे कांग्रेस को 149 वोट से हराया। 2007 हामिद अंसारी यूपीए ने नजमा हेपतुल्ला एनडीए को 233 वोटों से हराया। 2012 जसवंत सिंह से हामिद अंसारी 252 वोट से जीते। 2017 एनडीए के वेंकैया नायडू ने विपक्ष के गोपाल कृष्ण गांधी को 272 वोट से मात दी। 2022 धनखड़ ने अलवा को 346 वोट से हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव सबसे बड़ी जीत किसकी? उपराष्ट्रपति पद के लिए 4 बार निर्विरोध चुनाव हुआ। 1952 और 1957 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1989 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह और 1987 में शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध चुने गए। सबसे बड़ी जीत डॉक्टर केआर नारायणन की रही। 1992 में डॉक्टर केआर नारायण को 700 और काका जोगिंदर सिंह को सिर्फ 1 वोट मिला था। डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी ही ऐसे नेता थे जो 2 बार इस पद के लिए चुने गए। केवल 2 महिला प्रत्याशी नजमा हेपतुल्ला और मार्गेट अलवा रहीं, पर दोनों चुनाव हार गईं। धनखड़ से कितनी अलग राधाकृष्णन की जीत। इंडिया ब्लॉक के
बी सुदर्शन रेड्डी को मात देकर उपराष्ट्रपति चुनाव की सियासी बाजी एनडीए ने अपने नाम कर ली है। एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राधाकृष्णन भले ही एनडीए की ताकत से ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, लेकिन जगदीप धनखड़ के मुकाबले उन्हें 76 वोट कम मिले हैं। बता दें कि फिर भी एनडीए को अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा वोट मिले हैं, तो इंडिया ब्लॉक को उसकी संख्या के कुल वोटों से 15 वोट कम मिले हैं। ऐसे में साफ है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए सियासी मायने क्या हैं? उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने भले ही कोई सीधी जीत ना हासिल की हो, लेकिन ये एक राजनीतिक प्रयोग था जिसमें विपक्ष ने अपनी ताकत और कमजोरियों को परखा। यदि विपक्ष इस अनुभव से सबक लेकर आगामी चुनावों के लिए जमीनी और विचारात्मक रणनीति बनाए तो ये हार भी लंबे समय में राजनीतिक लाभ में बदल सकती है। उपराष्ट्रपति चुनाव विपक्ष ने क्या पाया? एकता की कोशिश, लोकतांत्रिक संदेश, भविष्य की रणनीति, विश्वसनीयता, समन्वय और जन समर्थन के संकेत। विपक्षी दलों ने मिलकर साझा उम्मीदवार खड़ा किया, जैसे कि 2022 में मार्गरेट अल्वा को, जिससे विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश हुई। विपक्ष ने उम्मीदवारों के चयन में ऐसे चेहरों को आगे रखा जो लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इससे विचारधारा आधारित राजनीति को उजागर करने का प्रयास किया गया। चुनाव जीतने की स्थिति भले ही ना हो, लेकिन विपक्ष ने ये संदेश देने की कोशिश की कि सरकार को हर फैसले पर उनकी नजर है। विपक्ष ने अपने संगठनात्मक ढांचे और आपसी तालमेल को परखा जो लोकसभा चुनाव या राज्यों में काम आ सकता है। विपक्ष ने क्या खोया? कई राज्यों में विपक्षी विधायकों, सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की या अनुपस्थित रहे, जिससे ये एकता दिखावा मात्र लगने लगी। परिणाम पहले से तय होने के बावजूद विपक्ष पूरी मजबूती से चुनाव लड़ाई नहीं लड़ सका, जिससे ये धारणा बनी कि विपक्ष कमजोर और बिखरा हुआ है। जब विपक्ष साझा उम्मीदवार के बावजूद नतीजों पर असर नहीं डाल पाया, तो उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठे। कई पार्टियों ने साझा रुख नहीं अपनाया या अंत समय में अलग राह अपनाई, जिससे गठबंधन की असंगति सामने आई। बीजेपी का दक्षिण की राजनीति पर फोकस। बीजेपी का दक्षिण की राजनीति पर फोकस है क्योंकि पार्टी वहां पर कमजोर है। एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है जहां टीडीपी के साथ मिलकर भाजपा ने एनडीए की सरकार बनाई है। कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके और केरल में लेफ्ट की सरकार है। ऐसे में भाजपा की नजर राधाकृष्णन के जरिए अपनी राजनीतिक स्थिरता और मजबूत करने की है। 2026 में तमिलनाडु, केरल में विधानसभा चुनाव। तमिलनाडु में इस बार भाजपा की नजर वोट शेयर बढ़ाने पर होगी। साल 2021 में 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें जीती थी। पार्टी का वोट शेयर केवल 2.6% रहा था। केरल में 140 सीट पर 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। मौजूदा केरल विधानसभा में भाजपा का कोई सदस्य नहीं है। 2021 में हुए चुनाव में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार के चुनाव में भाजपा को खाता खोलने की उम्मीद होगी। चुनाव में विचारधारा के आधार पर पड़े वोट। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव इस बार विचारधारा आधारित रहा। आमतौर पर इस तरह के चुनाव में भाषा या क्षेत्र की पहचान भी असर डालती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एनडीए कैंडिडेट राधाकृष्णन को तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी डीएमके ने एक भी वोट नहीं दिया, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी तेलुगु भाषी होने के बावजूद आंध्र प्रदेश के टीडीपी और वाईएसआरसीपी ने भी वोट नहीं दिया। दोनों कैंडिडेट्स को उनके अपने राजनीतिक ब्लॉक यानी एनडीए और इंडिया के वोट मिले। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन डीएमके ने राधाकृष्णन को वोट न देकर ये संदेश दिया कि जो भी पार्टी एनडीए के साथ है वो तमिलों के साथ जरूरी नहीं है। कहा जा रहा है कि व्हिप न जारी होने के बाद भी एनडीए को वोट देने का मतलब साफ है कि सत्ताधारी और
विपक्षी पार्टी के नेतृत्व की संगठन पर मजबूत पकड़ है। बीजेडी और बीआरएस जैसी पार्टियों ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनके सांसद भी पार्टी के फैसले के अनुसार वोट देने में बंधे रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।